हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, आज हम उसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आरबीएससी का लेसन नंबर 4 जो है विद्युत धारिता, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वही जैसे हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद में छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब एक साथ सोल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदें जिन पर प्रत्येक की त्रिज्या r है। आपके पास 1000 बूंदें हैं। कितनी बूंदें हैं? 1000। ये 1000 बूंदें आपके पास हैं। ओके, जिनकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है और इन पे आवेश कितना है? q है। इनसे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन सबको मिलाने से आपके पास एक बड़ी बूंद प्राप्त हुई है इस प्रकार से। ठीक, अच्छा, बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से कितना गुना अधिक होगा? तो हमें जो विभव है वो कितना गुना होगा इस पे उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि जो छोटी छोटी बूंदों का जो विभव है वो एक किसी छोटी बूंद का विभव जो है मैं मानता हूँ VS से। VS मतलब वोल्टेज स्मॉल। ठीक है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग। आपको पता है ये किसी आवेश के अंदर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। क्या होता है? KQ/R। तो ये किसी एक छोटी बूंद का विभव है। सिमिलरली बड़ी बूंद का जो विभव होगा V = Q क्या होगा? क्या मैं इसको VB लिख सकता हूँ? V बिग बूंद का वोल्टेज वो कितना हो जाएगा? KQ/R। मैं मान लेता हूँ टोटल आवेश कितना हो जाएगा? Q और ये त्रिज्या R। अच्छा, देखो अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। हमें ये करना है कि इसका जो विभव है इससे कितना गुना अधिक है, मतलब इसमें इसका भाग देना है या किसी एक का भाग दे लो, वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? या तो Q को कैपिटल Q के रूप में कर लो या स्मॉल r को कैपिटल R के रूप में कन्वर्ट करके सोल्व करना है हमें। ठीक है, अब पहली बात देखो, इसने क्या कहा है, हम जानते हैं कि आवेश संरक्षित राशि होती है। इसने कहा है कि जब 1000 बड़ी बूंदों को मिलाते हैं ना, तो एक बड़ी 1000 छोटी बूंदों को मिलाते हैं तो बड़ी बूंद मिलती है। हमने कहा है एक बड़ी छोटी बूंद पर आवेश कितना है? स्मॉल Q, और मैं मान लेता हूँ बड़ी बूंद पे आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बताओ क्या हो जाएगा? जो कैपिटल Q होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1000 × Q। क्यों होगी? क्योंकि आवेश संरक्षित राशि है, एक छोटी बूंद का आवेश Q है। 1000 को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 Q, और वो 1000 को इकट्ठा करते बड़ी बूंद बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। इक्वेशन नंबर ये कौन सी? 3। मतलब हमें कैपिटल Q के स्थान पे क्या रखना है? 1000 Q रखना है। चलो Q का सोल्यूशन तो हो गया। अब हमें वो कौन चाहिए? त्रिज्या का रूप चाहिए। तो जो त्रिज्या कैसे हम जानते हैं? आयतन। एक छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद गोले समान है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। तो वो जो एक छोटी बूंद है ना, वैसी 1000 बूंदों को मिलाएंगे तब एक बड़ी बूंद का आयतन होगा, और बड़ी बूंद की त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? छोटी बूंद का आयतन, सॉरी, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन वो बराबर होगा किसके? 1000 × छोटी बूंद के आयतन के। 1000 × छोटी बूंद का आयतन। ओके, अब बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लो हमने कितना ले है? कैपिटल R। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आयतन का? 4/3 पाई कैपिटल R³ इक्वल्स टू 1000 इंटू, हमने यहाँ 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनी है ना। अच्छा, तो 1000 × छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन कितना? 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बोलो R³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो जाएगा 1000 × स्मॉल R³। हमें तो स्मॉल r को या कैपिटल R को स्मॉल r के रूप में कन्वर्ट करना है। ये R³ आया है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? घनमूल कर दें। तो हम लोग घनमूल करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 10R। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपके पास? 4 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। हमें समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? V big/VS
बड़ी बूंद का आवेश डिवाइडेड बाई सॉरी बड़ी बूंद का विभव अपॉन छोटी बूंद का विभव। बड़ी बूंद का विभव कितना, ये रहा के। बोलो कैपिटल क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार क्यू। तो बताओ कितना, के आधार क्यू अपॉन कैपिटल आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10R। ये लीजिए 10R। अब डिवाइड बाई वी करना है, वी का वैल्यू ये रहा, तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड करना ना, तो नीचे कौन हो जाएगा, के क्यू, और ऊपर चला जाएगा आर। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, आर से आर कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल। बताओ वी बी अपॉन वी एस इक्वल्स टू कितना आया, 100। तो या आप लोग क्या लिखते हैं, वी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू वी एस। मतलब जो बड़ी बूंद पर विभव होगा वो छोटी बूंद के विभव का कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड ब। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करेंगे, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। आपको पता है गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताओ गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C इक्वल्स टू 4πε0 R होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये सारी वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट है। तो अब आप बताओ जो गोलीय चालक की धारिता है वो त्रिज्या के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती होती है। तो हमें ऐसे दिख रहा है C समानुपाती कौन, R। तो बताओ C समानुपाती R कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ी आसानी से आप यहाँ तक क्वेश्चनों को कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा वो हमें निकालना है। तो चलो क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या दे रखा है, दो गोलाकार चालक है, चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब क्या दे रखा है, R1 अनुपात R2 दे रखा है, कितना, 1:2 दे रखा है। ओके, तो हमें क्या करना है, उनकी धारिताओं का अनुपात करना है। ठीक है, ओके। आप जानते हैं गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, जो चालक गोला होता है उसकी धारिता कितनी होती है, आप जानते हो C इक्वल्स टू होता है 4πε0 और R। ठीक है, अब मान लीजिए पहले गोले की जो धारिता है वो C1 है, उसकी त्रिज्या कितनी है, R1, इक्वेशन नंबर 1। फिर C2 वो कितनी हो जाएगी, 4πε0, मान लीजिए उसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है। हमें क्या करना है, धारिताओं का अनुपात निकालना है। ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इनका अनुपात करना मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी, 4πε0 R1 डिवाइडेड बाई 4πε0 R2। ठीक है, अब 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा आपके पास, R1/R2 बचेगा। और आप जानते हैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 1:2, तो इनका वैल्यू भी कितनी आएगी, 1:2। इसका मतलब C1 अनुपात C2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1:2 होगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पानी की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी। तो हमें क्या कर रखा है, हमें एक छोटी बूंद दे रखी है 8 बूंदें। तो मान लीजिए आपके पास 8 बूंदें हैं, ये रही आपके पास 8 बूंदें। ठीक है, इन 8 बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। पर लीजिए 8 बड़ी बूंद बनवा ली आपने। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन 8 बूंदों से ये बड़ी बूंद बन गई। ठीक, तो ये जो बड़ी बूंद बन रही है ना, इसकी जो धारिता होगी उसकी धारिता इन जो छोटी बूंद की धारिता है इसकी तुलना में कितनी गुने अधिक हो जाती है, कितना गुना हो जाती है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है छोटी बूंद है, ये भी गोलीय चालक है, ये भी गोलीय चालक है, और आप जानते हैं गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। तो हम लोग लिखते हैं छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता। आप जानते हैं छोटी बूंद की त्रिज्या मान लो मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। ठीक है, ओके, और आवेश ही बराबर दे रखा उस पर, तो आवेश क्यू बराबर मान लेंगे। अच्छा, तो धारिता का फॉर्मूला आप जानते हैं, C इक्वल्स टू, ये C क्या मैं CS लिख लूँ, स्मॉल बूंद की धारिता। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4πε0, ये लीजिए R। ठीक, अच्छा, फिर हमें क्या करना है, बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CB, B फॉर बिग। ठीक है,
सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल आर। अब आप देखो यहाँ पर धारिताओं में किसका रोल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तुलना करनी है ना कि किसका कितना ज़्यादा है, तो गुना निकालना है, मतलब भाग देना है हमें। अब देखो स्मॉल आर या कैपिटल आर आएगा, तो हमें क्या करना है, या तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के रूप में कन्वर्ट कर लो, या स्मॉल आर को कैपिटल आर को स्मॉल आर के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है इतनी बूंदों का आयतन इसकी बूंद के आयतन के बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन वो बराबर होगा क्या, 8 गुणा छोटी बूंद के आयतन के, 8 गुणा छोटी बूंद का आयतन। अब आपको पता है बड़ी बूंद गोलीय है और गोले का आपको आयतन पता है कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू वही 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब जो कटे उसको काट दो, 4 पाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। बोलो कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपके पास जाएगा 8 आर क्यूब। अब आप मेरे को बताओ, मुझे यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल आर की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। अरे क्यूब लगा हुआ तो घनमूल कीजिए इसका, तो घनमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 और आर क्यूब कितना हो जाएगा आर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कैपिटल आर के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 2r रख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ हम लोग इसकी जगह जो अगला सी बी है, या सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ कैपिटल आर की जगह क्या लग सकते हैं 2r, तो ये लीजिए कितना हो जाएगा स्मॉल 2r। ठीक है, अब हम लोग इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और 2 में 1 का भाग दे दो। ठीक है, तो सी बी अपॉन सी एस, बोलो सी बी की वैल्यू कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो काटो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर से ये कैंसिल, तो बोलो सी बी इक्वल्स टू यहाँ कितना बचा 2 और सी एस ला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये लीजिए सी एस। बताओ किसका कितना गुना आया, जो छोटी बूंद है उसकी धारिता का 2 गुना, किसकी धारिता होगी, बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता जो होगी वो छोटी बूंद की कितनी गुनी होगी, 2 गुनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार यहाँ तक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सोल्व कीजिए, चलते हैं फिर आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक संधारित्र की धारिता को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, किसी आपके पास कोई संधारित्र उसको Q आवेश दिया है तो उसकी धारिता जो उसकी ऊर्जा है वो कितनी है, W है। आवेश को दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा क्या होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। उसकी धारिता कितनी संधारित्र की, C धारिता है। ठीक है, अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, संधारित्र की जो धारिता है उसके अकॉर्ड उसकी धारिता C ली जाती है, और जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा संचित, उसमें देखो आपको Q और C को काम में लेना है। तो आपके पास धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले आए थे, हम यहाँ वो फॉर्मूला काम में लेंगे जिसमें आवेश और धारिता काम में आ रही है। तो आप जानते हैं जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा का, उसका उसकी वैल्यू क्या होती है, Q²/2C। फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, या आप लोगों ने लिखा होगा ½ Q²/C। ठीक है, अच्छा अब धारिता इसमें कितनी रखनी है, आपको C रखनी है, बट आपको क्या करना है, जो इसकी जो ऊर्जा है ना वो कितनी है, W है। मतलब जो इस Q²/2C है ना, ये एक्चुअली में U तो हम लोग फॉर्मूला लिखते ही हैं, इसने बोला है किसके इक्वल है, ये W के इक्वल है, तो आप क्या लिख लो, इसको W लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है ये, अब आपको अब इसको क्या करना है, दुगुना करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, इसके अनुसार, प्रश्नानुसार। बोलो जो Q' होगा वो कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो संचित ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो मान लीजिए संचित ऊर्जा की जो वैल्यू है वो होगी कौन, W'। कितनी हो गई, W'। तो W' इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q'²/2C। ठीक है, सोल्व करते हैं। बताओ W' इक्वल्स टू Q' की वैल्यू कितनी है, 2Q। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ 2 2 4 ऊपर कितना Q²/2C। अब आप देखो इक्वेशन 1 में देखो Q²/2C की वैल्यू कितनी है, W। तो आप लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। तो बताओ जो W' की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 × W। तो बताओ
जो धारिता हो जो ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा, आवेश को दुगुना करने पर वो संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन कीजिए और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ब आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये आप लोगों को प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम समांतर क्रम में मिल जाएंगे और संधारित्र की धारिताओं के श्रेणीक्रम समांतर क्रम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। श्रेणीक्रम को सोल्व करने का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम को सोल्व करने का सूत्र क्या होता है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास आप संधारित्र के श्रेणीक्रम समांतर क्रम सोल्व कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर आप समांतर क्रम को सोल्व कर रहे हैं, किसको सोल्व कर रहे हैं, समांतर क्रम को, तो समांतर क्रम का सॉल्यूशन होता है C = C1 + C2। ठीक है, ये किस में होता है, संधारित्रों में जो श्रेणीक्रम होता है, समांतर क्रम होता है, उसके लिए लिख लेता हूँ मैं कौन सा क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, जबकि श्रेणीक्रम को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये कौन से क्रम का होता है, श्रेणी क्रम का होता है। कौन से क्रम का होता है, श्रेणी क्रम का। जबकि प्रतिरोधों का इसका उल्टा होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है ये और समांतर क्रम होता है ये। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 उसमें दे रखा है, आपके क्या करना है, इस डायग्राम में P और Q के बीच धारिता निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास देखो ये दो संधारित्र ऊपर वाले दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े दिख रहे हैं आप लोगों को, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों क्या क्रम सोल्व करेंगे, श्रेणी क्रम। फिर नीचे वाले दो संधारित्र कौन से क्रम में जुड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों के श्रेणी क्रम सोल्व कर लेंगे। अब आपको पता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये पड़ा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो क्या हम लोग इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बोल लेंगे क्या, 1/C = 1/C1, 1/C = 1/C1, 1/C1 कितना है 3, ये लीजिए 3 प्लस 1/C2 कितना है, 1/C2 6। ओके, सोल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ गया आपके पास कितना 6, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 ऊपर कितना 3/6। तो 1/C की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2। हमें तो क्या करना है 1/C नहीं चाहिए, हमें तो C चाहिए। इसको आप एक काम करो, इसको C' मान लो, क्या मान लो इसको C', इसकी जो तुल्य धारिता आएगी उसको C' मान लो। ठीक है, तो बताओ C' की जो वैल्यू आ जाएगी उल्टा करते ही कितने हो जाएगी 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू है, ये इसकी, और इसका जो धारिता हमने इसको किससे माना है C' से, तो C' की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार से इसकी जो धारिता बनेगी उसको C" मान लेंगे, तो इसको भी सोल्व कर लो। बताओ ये कौन से क्रम में, वही श्रेणी क्रम में, तो बताओ क्या हो जाएगा 1/C" मान लो इसको, 1/C1, 1/C1 कितना 4 प्लस 1/C2 कितना 4, बोलो एलसीएम कितना जाएगा 4 ऊपर 1 + 1 बताओ कितना 2/4। हमें तो C" की वैल्यू चाहिए, रिवर्स कर दो, तो C" जो हो जाएगा रिवर्स कितने 4/2 कितना जाएगा 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो इसकी धारिता भी 2 माइक्रोफेरड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरड। अब ध्यान से देखो, ये कॉमन एक इसकी तुल्य धारिता सोल्व हो गई, कोई एक संधारित्र आ गया कितनी धारिता का 2 माइक्रोफेरड का, इन दोनों को सोल्व किया कितना आया 2 माइक्रोफेरड। तो इसका जो नया डायग्राम बनेगा, इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ऐसा। बोलो ऊपर वाले की धारिता कितनी बनी आपके पास, इसकी 2 माइक्रोफेरड, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे 2 माइक्रोफेरड, और नीचे वाली धारिता कितनी बनी, इसकी भी 2 माइक्रोफेरड, तो इसको भी कितना लिख देंगे आप 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, ये लीजिए, बताओ यहाँ ये कौन, ये P और ये कौन Q। अब ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। श्रेणी समांतर आप समझते होंगे, ओके, समांतर क्रम में है तो सोल्व कर दो। समांतर क्रम का फॉर्मूला ये पड़ा, बताओ कितना हो जाएगा, C = C1 + C2, C1 कितना है 2 प्लस C2 कितना है 2, 2 2 कितना 4 माइक्रोफेरड। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, P और Q के बीच की धारिता क्या होगी 4 माइक्रोफेरड। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका, ब आंसर। ठीक है, आप बड़ी ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ तक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 माइक्रोफेरड में 5 माइक्रोफेरड के दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट में 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों ने उभयनिष्ठ विभव का डेरिवेशन निकाला होगा। तो वहाँ पे उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला आया था वो था क्या, V = C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, सोल्व करते हैं। V =
बोलो क्या हो जाएगा C1। एक छोटी सी चीज़ देखिए, ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में है। हम लोग यहाँ माइक्रो लिखेंगे, नीचे माइक्रो माइक्रो, तो जब सोल्व करेंगे तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, तो हमें माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा वैल्यू रख लो, कितना 3, तो C1 की वैल्यू कितनी 3। बोलो V1 कितना है 300 वोल्ट, तो ये लीजिए कितना 300 वोल्ट, प्लस C2 कितना है 5, ये लीजिए 5 इंटू V2 कितना है 500, ये लीजिए 500, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 कितना 3 प्लस C2 कितना 5। सोल्व करते हैं, ये 339, ये हो जाएगा आपके पास कितना 900, प्लस ये कितना हो जाएगा 25 2500 डिवाइडेड बाई 358। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2500 और 900 3400 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा कितना 8 चौके 32, 4 32 मतलब 2 बच गए, 4 पंजे 20। ओके, और कितने बच गए 40, 2 8 पंजे 2 है ना, 8 दूनी 16 2 बार, फिर कितने बच गए 4 40 25, तो कितना हो जाएगा 425 वोल्टेज वोल्ट। तो बताओ कितना वोल्ट होगा विनिष्ठ विभव का मान 425 वोल्ट। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर स 425 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है। कोई भी संधारित्र जो होता है आप लोगों को पता है, जैसे हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें या गोली संधारित्र की बात करें, जो भी आप बात करें, तो समांतर प्लेट संधारित्र आपने देखा होगा कि आपके पास 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, एक प्लेट पर प्लस क्यू होता है तो दूसरी प्लेट में माइनस क्यू होता है। अब इस पर कुल जो आवेश होता है उसकी वैल्यू हमें पूछनी है। नेट आवेश मतलब कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। बताओ कितना हो जाएगा 0 कूलाम। तो बताओ कितना आवेश होता है इस पर 0 कूलाम आवेश। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर 0 कूलाम आवेश, 0 कूलाम आवेश 0 होता है। ठीक है, अच्छा अगला है किसी चालक की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास गोली संधारित्र आया है, सॉरी आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा A/0/d आता है। ठीक है, ये एप्सिलॉन कौन है निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर अगर माध्यम हो तो हम लोग क्या लिख लेते हैं A लिख लेते हैं, याद है कि नहीं आप लोगों को। ओके, तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। अब क्षेत्रफल आकृति पे निर्भर करेगा, जैसी आकृति उसका वैसा क्षेत्रफल हो जाएगा, और माध्यम पे तो जो C है वो किन किन पर, ये तो समांतर प्लेट संधारित्र है। हम लोग किसी भी चालक की धारिता की बात करें तो चालक की धारिता किस किस बात में निर्भर करेगी, आकृति पे, आकार पे और माध्यम पे, और उसके पास में कोई अगर और दूसरा चालक उपस्थित उसकी उपस्थिति पे। तो बताओ क्या क्या आंसर लिखेंगे आप लोग इसमें। आंसर लिखेंगे क्या, किन किन बातों में निर्भर करता है, वो करेगा निर्भर चालक की आकृति, चालक की आकृति, उसका आकार, आकार मतलब क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, फिर माध्यम, वो माध्यम कौन सा माध्यम में उपस्थित है, माध्यम, और अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ये चालक की धारिताएं हैं जो इन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, ओके। अब अगला कौन सा है, धारिता का मात्रक और विमा निकालनी है हमें। चलो निकालते हैं। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि चालक की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है C, और आप जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q/V। अरे Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू क्या जाएगा Q/V। Q कौन है, आवेश, आवेश का मात्रक कौन होता है कूलाम, तो ऊपर कौन हो जाएगा कूलाम, डिवाइडेड बाई नीचे V वोल्ट, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ओके। अब सोल्व करते हैं इसको। इस कूलाम पर वोल्ट को ना आप लोग फेरड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरड। याद रखिए फेराडे नहीं है, फेरड है। फेराडे तो आवेश का बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फेराडे होता है, जबकि फेरड कौन है, संधारित्र की धारिता का मात्रक फेरड है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि धारिता का मात्रक कौन होगा, तो कूलाम पर वोल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसकी विमा में निकालनी है, तो विमा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर किसकी विमा, कूलाम की, और नीचे किसकी विमा, विभव की विमा। अब आप जानते हैं कि विभव
v इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग और बना लेते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। चलो इसका फॉर्मूला और बना लेते हैं। ऊपर तो कौन है Q, नीचे विभव बनाना है, तो विभव V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो W अपॉन Q और चला जाएगा तो Q और हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर किसकी विमा, आवेश का स्क्वायर, नीचे कार्य की विमा। तो बताओ आवेश की विमा होती है A1 T1, तो इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A2 T2 डिवाइडेड बाई कार्य की विमा होती है, बोलो कौन, M1 L2 T-2। ये तो नॉर्मल विमा तो आपको याद रहती है। ओके, अब इनको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, M-1 L-2 और T-2 है ऊपर जाके प्लस का, और T4, तो T4 और साथ में कौन A2। ये किसकी विमा हो जाएगी, संधारित्र की धारिता की विमा हो जाएगी। ओके, बहुत आसान है, आराम से इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सोल्व कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फेरेड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी, क्या आप इसे संदूक में रख सकते हैं। तो आपके पास एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता कितनी दे रखी है, 1 फेरेड दे रखी है, धारिता कितनी है 1 फेरेड। इसका मतलब C इक्वल्स टू कितना है 1 फेरेड। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब R की वैल्यू निकालनी है। और आप जानते हैं गोलीय चालक की जो धारिता होती है C इक्वल्स टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, ओके, या आप लोग इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू, आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या आप इसको लिख सकते हैं R बाई के, क्या लिख सकते हैं इसको R बाई के, क्यों, क्योंकि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/K लिख सकते हैं। ओके, अब बताओ क्या आप निर्वात में K की वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁹ आती है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा C × K। ठीक है, बताओ C की वैल्यू कितनी है 1 फेरेड, ये लीजिए 1 फेरेड, इंटू K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई R की। तो बताओ R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 10⁹ और ये कौन हो गई, मीटर हो गई। ओके, मतलब जो गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 9 × 10⁹ मीटर आएगी। क्या आप इसको संदूक में रख सकते हैं। आप याद कीजिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 6.4 × 10⁵ मीटर होती है। हाँ या ना, ये कितना हो रहा है 9 × 10⁹, ये तो पृथ्वी से भी बड़ा हो गया भाई साहब। क्या इसको आप संदूक में रख सकते हैं, नहीं। तो आंसर क्या होगा, नहीं, हम इसे संदूक में नहीं रख सकते। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और आंसर होगा संदूक में इसको नहीं रख सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको साथ साथ सोल्व कर दे रहे हैं आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, 24 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, 500 वोल्ट है। तो देखो हमें पता है जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य किस में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। मतलब हम संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, वही कौन होगा, उसका कार्य होगा। अच्छा, अब फॉर्मूला भी कौन सा लगाएं वो देखो, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, धारिता दे रखी है, मतलब हमारे पास C दे रखा है, हमारे पास V दे रखा है, तो हमें ऊर्जा का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें C और V आता है। तो आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों, आपको क्या याद होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है U इक्वल्स टू हाफ CV²। कितना होता है, U इक्वल्स टू हाफ CV²। याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला। ओके, चलो सोल्व करते हैं इसको आगे। तो U इक्वल्स टू, बताओ हाफ, ये लीजिए हाफ, C कितना है, ये 24 माइक्रोफेरेड, तो ये लीजिए 24 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू V² मतलब 500 का स्क्वायर, मतलब कितना 500 × 500। ओके, सोल्व करते हैं, ये कितनी बार चला जाएगा 24। ओके, ये 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4 हो गई, 10⁻⁻6। ओके, सोल्व कर लेते हैं इसको। बताओ ये 12 कितनी बार गया, 24 बार। ये लीजिए 24 इंटू, सॉरी 12 बार गया ना, अरे 2 24 12, ये लीजिए कितना 12, 5 5 25 इंटू, देखो पावर देखिए
10 की घात माइनस है, 10 की घात 2 और 10 की घात 2 कितनी होगी, 10 की घात 4, तो 10 की घात माइनस है, कितनी बच जाएगी, 10 की घात माइनस के 2। चलो सोल्व करते हैं आगे इसको। आप जानते होंगे 12 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कुछ आएगा आपके पास, सोल्व कर लेते हैं 300 के आसपास, 300 आ जाएगा। 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पंचो 60 और 12 24, 300, तो कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ओके, तो 10 की घात -2 ये कितना हो गया 300, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 3 जूल, ठीक है। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। ये तो सूत्र बहुत आसान है, तो सूत्र क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, अगर माध्यम अगर निर्वात हो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास C = बताओ कितना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। कब, जब केवल निर्वात हो दोनों प्लेटों के मध्य, अगर दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम भरा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू जानते हैं आप लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन दे उस हिसाब से इसका आंसर आप लिख देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता हमें निकालनी है, तो हमें पृथ्वी के बाद पृथ्वी क्या मानना है, गोलीय चालक मानना है और उसकी धारिता निकालनी है। आप शायद जानते होंगे गोलीय चालक की जो धारिता होती है C = उसका फॉर्मूला होता है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। अभी हम लोगों ने कहा कि हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/k लिख सकते हैं, तो बताओ आप क्या लिख सकते हैं इसको, r/k, ठीक है, क्योंकि k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, आगे बोलो r पृथ्वी की त्रिज्या होती है कितनी, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर मतलब 10 की घात 3 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू आप जानते कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, ऊपर कितने 10 की घात 5, ऊपर कितने 10 की घात 5, नीचे कितने 10 की घात 9, ऊपर जाएंगे 10 की घात -9 जाएंगे, 10 की घात 5, तो बताओ कितना बच जाएगा, 10 की घात -10 की घात ये -4, क्योंकि 9 जाएंगे ऊपर और यहाँ कितने हैं 5 है, तो 5 में से 9 में से 5 गए तो 4, ओके, इनटू अब हमें 64 में 9 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा ये 7 9 63, 7.1 बचा 0 उतारा, 7 1 1 बचा 0 उतारा, ये 7.11 इंटू 10 की पावर -4, इसको हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं, ये इसको ना आप 10 की पावर -6 बना दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं इसको 711 गुणा ये 1 1 चलता रहेगा, ओके, तो इसको बना दो 711 इंटू 10 की घात -6 फेरड। अब आप जानते हैं, अच्छा धारिता का मात्रक कौन हो गया फेरड, आप जानते हैं 10 की घात -6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, तो इसका आंसर ये भी आ सकता है कितना, 711 माइक्रो फेरड, ओके। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परावैद्युतांक को आप लोग ना एप्सिलॉन r से दिखाते हैं, ये लीजिए एप्सिलॉन r, और विद्युत प्रवृत्ति आप इसको काई से दिखाते हैं। आपने लेसन नंबर 4 में इन दोनों में संबंध पढ़ा था, ओके, डेरिवेशन था स्टार्टिंग में, तो ये क्या बोल रहे हैं इन दोनों में संबंध बना लिखना आप लोगों को। तो आप जानते होंगे जो एप्सिलॉन r होता है उसकी वैल्यू आती है 1 प्लस काई, ठीक है। तो बताओ विद्युत प्रवृत्ति की और इसमें संबंध क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन r = 1 प्लस काई, ठीक है। एक बार यहाँ तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, संधारित्र की डेफिनेशन लिखनी है। तो आप लोगों ने संधारित्र देखा होगा, हमने संधारित्र कैसे बनाया था, हमने प्लेटों का संयोजन किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि हम लोग ना विभव को कम करके उसके आकार या क्षेत्रफल को बिना वृद्धि किए धारिता में वृद्धि कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या बना था आपके पास, संधारित्र था। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, जिसके आकार में बिना
परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, देखो क्या, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। तो जो संयोजन बनेगा वो संयोजन कौन सा कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी। तो हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। देखो ए व बी के मध्य में तुल्य धारिता का मान निकालना है। चलिए चलते हैं, आपके पास ये रहा ए, ये रहा बी। देखो अगर आप इसको श्रेणी समांतर से करने की कोशिश करें कि श्रेणी क्रम में होंगे दोनों समांतर क्रम में होगा, तो देखो ये दोनों आप लोगों को जरूर समांतर क्रम में दिख रहे हैं, लेकिन बीच में ये ब्रांच आ गई, तो ये फिर श्रेणी में होगा समांतर में होगा, हमें पता नहीं लग रहा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो हम लोगों ने लेसन नंबर 6 में जो आपके पास विद्युत परिपथ है वहां पर एक टॉपिक पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु को इस प्रकार से बनता है आप लोगों के पास, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। यहां गैलोमीटर लगता है, ठीक। ये इसको आप लोग ए बोले, इसको आप लोग बी बोले, इसको आप सी बोले, इसको आप डी बोले। तो अगर ये संतुलन अवस्था में होता है, ये पी हो, ये क्यू हो, ये आर हो, ये एस हो, अगर ये संतुलन अवस्था में होता है, संतुलन अवस्था क्या होती है, संतुलन अवस्था होती है P बट्टा Q इक्वल्स टू R बाई S। अगर ये संतुलन अवस्था में होते हैं, इन अनुपातिक भुजाओं का अनुपात इन अनुपातिक भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तब ये संतुलन अवस्था में होता है। और संतुलन अवस्था में होने की वजह से B और D ब्रांच में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए धारामापी विक्षेप कितना आता है, 0 आता है, नल डिफ्लेक्शन आता है। ये लेसन नंबर 6 में आप लोगों ने सीखा होगा, कौन से टॉपिक में, व्हीटस्टोन सेतु में, व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें देखो क्या होगा, ये देखो ये ब्रांच ओपन होगी, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस लगेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ संधारित्र है, तो ये ब्रांच ओपन होते ही 2 संधारित्र लग जाएंगे, इधर से ब्रांच ओपन होते ही 2 संधारित्र लग जाएंगे। तो जो बीच वाली ब्रांच होगी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, या वो हमें काम में ही नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ इसको ओपन करते हैं, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा 2 ब्रांचें से खुलती हुई, यहाँ से आप लोगों को ओपन होते दिखा होगा ये 2 संधारित्र। तो देखो ये और ये, मतलब ये ओपन करो, ये आ गया और ये आ गया। इधर से देखो ये और ये, इसको ओपन करो ऐसे, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। फिर बीच में ये और ये, तो देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये, इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा जो काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे, चलो बनाइए। इसको देखिए, ओपन कीजिए यहाँ से ये, तो इसका जो नया डायग्राम है उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। कैसे, ये आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग क्या लिख लेंगे, ए, ये और ये। यहाँ कौन था आपके पास, बी था। चलो देखिए एक बार आप ध्यान से देखिए, इसको हमने ओपन किया, ये लीजिए, ठीक। इसको हमने ओपन किया, ये नीचे आ गए ब्रांच, ठीक है, और ये यहाँ आ गया ऊपर, ठीक। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको ओपन करा आपने, ये ओपन किया, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाले के साथ में एक ब्रांच ये रही और नीचे वाले के साथ में ये, मतलब इसके साथ में आप लोग को एक ब्रांच जोड़नी है, ये बीच में आ गई, ठीक है। इधर से ओपन कीजिए, ये ओपन हो गई, ये ब्रांच यहाँ जुड़ेगी इसके साथ में, ये जुड़ गया, आ गई इसके साथ में, ठीक है। और नीचे से जुड़ गया इसके साथ में, ये नीचे जुड़ गई इसके हाथ में, मतलब ये जो बीच वाला है ये रहा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ कितना, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड और 5 माइक्रोफेरड, साथ में कितना है, 5 माइक्रोफेरड। अब देखो आप ध्यान से, आप क्या देखेंगे, इसका और इसका अनुपात वो बराबर है इसके और इसके अनुपात के। मतलब अगर आप इसको C1 बोले, इसको C2 बोले, इसको C3 बोले, इसको C4 बोले, ऐसे इसको बोलो C1, इसको बोलो C2, इसको बोलो C3 और इसको बोलो C4, तो आप क्या देख रहे हैं, C1 रेशियो C2
इक्वल्स टू है C3:C4 के 5/5 बराबर 5/5 बराबर है। तो ये किसको संतुलित कर रहे हैं? व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कर रहे हैं। तो संतुलन अवस्था में जो बीच वाली शाखा है, बीच वाली ब्रांच है 5 माइक्रोफेरड, ये काम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीच वाली ब्रांच से कोई आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये संधारित्र में काम में नहीं आएगा। तो ये जो संधारित्र ये भाग नहीं लेगा कुल धारिता दिखाने में, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। तो नया जो डायग्राम आपके पास वो इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? ये लीजिए ए, ये लीजिए 5 माइक्रोफेरड, ये लीजिए 5 माइक्रोफेरड, ये लीजिए 5 माइक्रोफेरड और ये लीजिए 5 माइक्रोफेरड, ठीक है। ये 5 माइक्रोफेरड, ये 5 माइक्रोफेरड, ये 5 माइक्रोफेरड और ये 5 माइक्रोफेरड, साथ में ये लीजिए 5 माइक्रोफेरड का, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे? ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं आप लोगों को? ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। दिख रहे नहीं दिख रहे? ये दोनों में कौन से क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी में। तो इसका श्रेणी निकाल लो, इसका श्रेणी निकाल लो। अभी आप लोगों ने जो हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास समांतर क्रम में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मेरे को डस्टर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हटा लेते हैं इसको हाथ से। देखो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये कौन से क्रम में है आपको दिख रहा है? ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 कितना है? 5। 1/c2 कितना है? 5। बताओ कितना हो जाएगा? 5 आएगा एलसीएम, और ये ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। क्या इसको हम लोग सी डैश बोल लें? ये लीजिए सी डैश, हमें तो सी डैश क्यों नहीं चाहिए? तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? सी डैश बराबर हो जाएगा 5/2 माइक्रोफेरड, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे वाला देखो कौन से क्रम में है? वो भी श्रेणी क्रम में। अगर मैं इसको सी डैश बोलता हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ हम लोग? सी डबल डैश। तो सी डबल डैश भी बोल सोल्व कर लीजिए, इसको सी डबल डैश निकाल लो। तो 1/c डबल डैश वही क्या सेम टू सेम हो जाएगा क्या? क्योंकि ये 5-5 श्रेणी में, तो ये 5-5 श्रेणी में, तो से सोल्व करो सीधा। बताओ सी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम आ जाएगी कितनी? 5/2 माइक्रोफेरड, 5/2 माइक्रोफेरड। ओके, अब इसका जो नया डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ये लीजिए कौन? ए। अच्छा, यहाँ ये एक कॉमन बन जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? 5/2 माइक्रोफेरड। नीचे आ गया ये भी, दोनों एक हो गया कितना? 5/2 माइक्रोफेरड, 5/2 माइक्रोफेरड, और साथ में कितना? यहाँ 5 माइक्रोफेरड। ये कौन था? बी। अब आप देखिए ध्यान से, आप क्या देखिए, ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं आप लोगों को? ये दोनों दिख रहे हैं हमें कौन से क्रम में? समांतर में। तो समांतर में डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे वैसे। तो बताओ इसका समांतर क्या हो जाएगा? समांतर जोड़ दो, बताओ कितना समांतर हो जाएगा? सी, इसको क्या हम लोग सी ट्रिपल डैश नाम ले लें, तो सी ट्रिपल डैश इक्वल्स टू, बताओ कितना हो जाएगा? समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। बताओ कितना? C1 + C2, तो C1 कितना है? 5/2 प्लस ये कितना? 5/2। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 4, ऊपर कितना हो जाएगा? सॉरी, एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 2, ऊपर कितना हो जाएगा? 5 5 10। बताओ कितना हो जाएगा? सी डबल डैश, सी ट्रिपल डैश 2 5 माइक्रोफेरड। कितना हो गया ये? 5 माइक्रोफेरड। तो इसकी जो धारिता है वो कितनी आ गई? 5 माइक्रोफेरड, ठीक है। अब हम लोग ये 5 माइक्रोफेरड, ये इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा? नया डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। ये लीजिए, ये कितना है बनना इसके पास? 5 माइक्रोफेरड, और साथ में कितना? 5 माइक्रोफेरड। ये ए, ये कौन था आपके पास? बी, ये कितना? 5 माइक्रोफेरड, ये कितना? 5 माइक्रोफेरड। ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी में है। तो श्रेणी सोल्व कर दीजिए इसकी। श्रेणी क्या हो जाएगी? 1/c इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम कितना जाएगा? 5, नीचे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? c इक्वल्स टू हो जाएगा उल्टा, ऊपर कितना है? 5, नीचे कितना है? 2। बताओ कितना? 2.5 माइक्रोफेरड। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 2.5 माइक्रोफेरड। दो हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आराम से देखो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग डायग्राम को देखेंगे, ये हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, श्रेणी समांतर में पता नहीं लग रहा, तो ये सीधा सा किसका होगा? व्हीटस्टोन सेतु का होगा, ठीक है। सोल्व कीजिए, इस ब्रांच को खोलिए, इस ब्रांच को खोलिए, ये ब्रांच खुली ऐसे, ये ब्रांच खुली ऐसे, तो ये जो बीच वाली ब्रांच है ये इसके बीच में आ जाएगी। आराम से देखो, इसको ओपन कीजिए, इसको ओपन कीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये बीच में सेट हो गई। ओके,
अब P बटा Q बराबर R बटा S आ रहा है, क्योंकि C1 बटा C2 बराबर C3 C4 आ रहा है, तो ये 5 ये 5 5 5 अनुपात बराबर हो गया। अनुपात बराबर होने पर क्या देखेंगे हम लोग, ये व्हीटस्टोन सेतु को पालना करेगी, तो क्या होगा, ये बीच वाला जो ब्रांच है इसमें आवेश धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये हमें इसी काम में भी नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे इसको उठाएंगे नया डायग्राम बनेगा ऐसा का ऐसा। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी में, ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप जानते हैं, संधारित्र में क्या होता है 1/c, हमने सोल्व किया कितना है 5/2 माइक्रोफेरेड। इसका 5/2 तो इसका भी कितना आएगा 5/2, तो 5/2 5/2। अब इसका एक नया डायग्राम हमने बनाया, ये बना कौन सा, कैसा, ये वाला। तो देखो ये कितना कॉमन होकर कितना बन गया 5/2 5/2, ये कॉमन कितना बन गया 5/2 5/2, आगे कितना जुड़ा हुआ है 5। अब ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है, तो हमने डायरेक्ट जोड़ा, कितना आया 5/2 प्लस 5/2 कितना 10/2, कितना आ गया 5 माइक्रोफेरेड। अच्छा, अब ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये कौन से क्रम में है, श्रेणी में, तो श्रेणी में आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ तक सोल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो आप लोगों ने ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकाला होगा, बहुत आसान है। ऊर्जा घनत्व को हम लोग उस स्मॉल u से या कैपिटल U/v दिखाते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाता है, और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 12ε0 E² होता है, ठीक है। यह आपने स्टार्टिंग डेरिवेशन में जरूर सीखा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफेरेड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर धारिता 12 पिकोफेरेड हो जाती है, तो पराविद्युतांक क्या होगा। आप लोगों को पता है गोलीय चालक की धारिता, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है C। अगर माध्यम की बात करें तो हम लोग क्या इसको C0 लिख लें। ओके, फॉर्मूला होता है 4πε0 कैपिटल R, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। जबकि इसने क्या कहा है, अब किस में रखा है, इसने रखा है माध्यम में, तो क्या आप लोग माध्यम के लिए CM काम में लें, ठीक है, मीडियम इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला होता है 4πε, याद होगा आप लोगों को। और आप जानते हैं एप्सिलॉन कौन है, माध्यम की गतिशीलता, और जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है, आपको याद होगा लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो इसको क्या लिख देंगे एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या बोल रहा है आप लोगों को कि जो एप्सिलॉन R है ना, आपको इसका मान निकालना, पराविद्युतांक का मान निकालना है। तो आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे एप्सिलॉन R का मान निकल जाए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों को देखिए, इसका मान पता है, इसका मान पता है, हमें ये सब सोल्व हो ही जाएंगे, हमें एप्सिलॉन R का मान निकालना है। तो किसी भी एक का भाग दे दीजिए। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 2 में एक का भाग दे दो, तो समीकरण 2 ऊपर कौन हो जाएगा CM, नीचे कौन हो जाएगा C0, ठीक है। CM की वैल्यू कितनी 4πε0 एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई C0 की वैल्यू ये रही 4πε0 इंटू R। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया कौन एप्सिलॉन R इक्वल्स टू, ऊपर कौन है CM। बताओ माध्यम में धारिता कितनी हो गई 12 पिकोफेरेड, तो 12 पिको डिवाइडेड बाई निर्वात में कितनी थी इसकी, निर्वात में थी 2 पिकोफेरेड, तो कितनी 2 पिकोफेरेड, पिको से पिको कैंसिल, और ये कितनी बार कैंसिल 6 बार। तो बताओ पराविद्युतांक जो है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या पराविद्युतांक कोई मात्रक होता है, नहीं, पराविद्युतांक कैसी राशि है, मात्रकहीन। देखो आप यहाँ से, हम यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा, बताओ कौन, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखें पराविद्युतांक कैसी राशि है, मात्रकहीन, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, साथ में क्या लिखेंगे मात्रकहीन, और ये विमाहीन, जो मात्रकहीन हो कौन होगी, विमाहीन भी होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए दे रखा है, और उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। अब क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से एक बार, यहाँ तक इसकी धारिता बताओ कितनी हो जाएगी। आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर निर्वात भरा है तो, इसलिए निर्वात माध्यम की कहीं बात नहीं है, तो आप लोग निर्वात रख लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल कितना कर दिया आपने, दुगुना, तो नई स्टेट आई है उसमें क्या A डैश इक्वल्स टू 2A, ठीक।
और दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया मतलब जो d डैश आया है वो कितना हो गया, d/2 हो गया। तो जो नवीनतम धारिता बनी उसका मान निकालना हमें। तो आप बताओ नवीनतम धारिता हम मान लो मान सकते हैं c डैश, और वो क्या हो जाएगा a डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन d डैश। ठीक है, सोल्व कर दो। बोलो a डैश की वैल्यू कितनी, 2a, तो बताओ कितना 2a, ऊपर कौन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d डैश, d डैश कितना है d/2, तो ये लीजिए d/2, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा 2 2 4, ऊपर कौन a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब आप देखिए ध्यान से, ये c डैश की वैल्यू आई है। आप देखो c इक्वल्स टू कितना था, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो क्या आप लोग इसकी जगह लिख सकते हैं कौन c, तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू सी। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो नवीनतम धारिता बनेगी c डैश वो अपने प्रारंभिक मान की कितने गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा, अच्छा ये क्वेश्चन वो है जो 4 मार्क्स में जो बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स से और अपनी बुक से इनको अवश्य सोल्व करें। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है बड़ा क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र को परिभाषित करते हुए इसकी धारिता का व्यंजक बनाना निकालना आप लोगों को, और आवश्यक डायग्राम भी बनाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर सोल्व करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है बड़ा क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई और एफ एंड आर पदार्थ का पराविद्युतांक पदार्थ कोई प्लेट रखी है तो उसकी धारिता कैसी प्राप्त होगी, उसका व्यंजक आप लोगों को निकालना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हो सकता है जो एग्जाम में बनने के चांसेस रखता है। कौन सा, ए व बी के मध्य की धारिता कितनी दे रखी है, 5 माइक्रोफेरेड। तो इसमें जो अननोन राशि है ना c, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या कि हमें ए और बी के मध्य की धारिता दे रखी है, मतलब हमें ए और बी के बीच को पहले सोल्व करना है। उसकी धारिता कितनी रखनी है आप लोगों को, 5। तो इस अननोन की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। आप थोड़ा ध्यान से देखें, पहले आप लोगों को दिख रहा है ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ये दोनों भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। और आप जानते हैं समांतर क्रम की धारिता जो होती है वो कितनी होती है, डायरेक्ट जुड़ जाएगी C1 + C2। तो इसकी जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, C = कितनी हो जाएगी, C1 + C2, तो कितना 4 + 4, बताओ कितना 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 + 1, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। तो बताओ यहाँ कितनी हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। और एक नया डायग्राम हमारे पास कुछ वैसे बन जाएगा। बताओ कितना, ये यहाँ पर कौन रहेगा ए, ये ए ऐसा का ऐसा, ये कितना 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहाँ कॉमन हो कितना जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, ये लीजिए 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इधर से यहाँ कितना सी, यहां कितना कॉमन हो कितना हो गया 8 माइक्रोफेरेड। और यहां कितना हो जाएगा, ये बी से जुड़ा हुआ, ये लीजिए बी। अब हमें और सोल्व करना है। अब आपको हमें तो ए और बी के बीच में निकालना है, टोटली इसको सोल्व करना है। तो फिर भी ए और बी के बीच में पहले ये ब्रांच आई, पहले ये ब्रांच आई, तो इनको सोल्व कीजिए। ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी में। ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी में है। तो इनको सोल्व कर लीजिए आप लोग आराम से। चलो सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कीजिए, श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। इसको मान लें c डैश, इसको मान लें c डबल डैश। तो 1/c डैश = बताओ कितना 1/c + 1/8। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। बोलो एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा 8c, ऊपर कितना जाएगा 8 + c। हमें तो 1/c डैश नहीं चाहिए, c डैश चाहिए, तो ऊपर हो जाएगा बताओ c डैश जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, c डैश = आ जाएगा बताओ कितना 8c/8 + c। ये किसकी वैल्यू आई है, ये यहाँ की जो धारिता है c डैश, उसकी वैल्यू। इसको मान लेते हैं हम लोग कितना c डबल डैश। तो वही कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, तो 1/c डबल डैश। बताओ कितना 1/2 + 1/2। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा 2, ऊपर 1 + 1 कितना जाएगा 2, 2 2 1। तो बताओ c डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, तो इसकी जगह हो जाएगा 1 और इसकी जगह हो जाएगा कितना, इतना। ठीक है, तो सोल्व कर लो आगे। इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसा कैसा बना लेते हैं। यहाँ कौन आपके पास a, यहाँ कितना आया, अब देखो ये इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है ये a और ये b, ये 2 ब्रांच अलग अलग हुई, ये ऐसे और ये ऐसे समांतर क्रम में। चलो जैसा डायग्राम बना वैसा वैसा बना लो। यहाँ से 2 ब्रांच, एक ये और एक ये।
तो बताओ इसका कितना हुआ, इसका एक माइक्रोफेरेड, तो कितना हुआ इसका 1 माइक्रोफेरेड, और इसका कितना हुआ, यहाँ कौन है B, इसका कितना हुआ, इसका हुआ ये 8C अपॉन 8 प्लस C, ठीक, ओके, ये A और ये B। अच्छा सॉल्व कर लो। अब आपको पता है ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं आप लोगों को, समांतर में दिख रहे हैं, तो समांतर का फॉर्मूला लगा लेंगे आप लोग, समांतर में है तो फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट जुड़ जाएगा समांतर में। तो बताओ क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू, समांतर में क्या हो जाएगा C, मतलब ये जो टोटल आ जाएगा वो, तो C इसको आप C टोटल मान लो, CT इक्वल्स टू, बताओ कितना 1 प्लस ये कितना 8C अपॉन 8 प्लस C, इसको सोल्व करो CT को, बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा 8 प्लस C, ऊपर कितना हो जाएगा 8 प्लस C प्लस 8C, ठीक है, ओके। अब आप थोड़ा ध्यान से, जो CT की वैल्यू है ना कुल, इसने क्या बोला है A व B के मध्य कुल धारिता कितनी है 5 माइक्रोफेरेड, तो CT का मान कितना रखेंगे आप 5, तो बताओ कितना, इसको आगे यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं, 5 इक्वल्स टू, बताओ 5 इक्वल्स टू ये पूरा देखो कितना है, ये 8 प्लस C प्लस 8C 9C, ये लीजिए कितना 9C डिवाइडेड बाई 8 प्लस C, ये वजन गुणा में चला जाएगा, तो 5 8 40 प्लस 5C इक्वल्स टू कितना 8 प्लस 9C, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, ये 8 इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये 40 माइनस 8 हो जाएगा कितना 32 इक्वल्स टू, ये 9C इधर चला जाएगा तो कितना 9 माइनस 5, तो लिख दो 9C माइनस 5C, कितना हो जाएगा 4C, ये लीजिए 4C, तो बोलो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो 32/4 कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड, इसका मतलब जो C का आंसर होगा वो कितना होगा 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से। अब छोटी सी बात, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने लगभग सोल्व करवा दिए हैं, आप इसको रिवीजन कीजिए, इसके साथ में आप सोल्व करते रहिए ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन प्राप्त कर बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। छोटी सी बात, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे ऐप के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल भी हो चुका है, प्ले स्टोर पे आ भी चुका है, आप उसे अपने फ़ोन में या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वहां आराम से अपनी लाइव क्लासें ले सकते हैं। हम लोगों ने वहां पे 3 बैच बनाए, 3 बैच कौन कौन से बनाए हैं, एक बैच बनाया हमने NCERT का, जो यहाँ से 0 से लेकर जो कंप्लीट लेसन है वहाँ तक हम लोग उसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, ठीक है, NCERT सिलेबस को। फिर हमने एक चलाया है रिवीजन बैच, रिवीजन बैच में हम लोग कंप्लीट फिजिक्स जो है वो एग्जाम तक कंप्लीट उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सोल्व कर ही लेंगे, आप लोग चिंता ना करें, वो यहाँ से लेकर एग्जाम तक उसको सोल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग बस उसमें आप हमारा साथ देते रहें, ओके। एक बैच चलाएंगे हम लोग 10th क्लास का, एक बैच 10th NCERT का चलाएंगे, उसमें साइंस और मैथ की क्लास ले जाएंगे, ठीक है। तो आप घर बैठे बहुत आसानी से ऐप के ज़रिए हमसे जुड़कर आप लाइव क्लास में स्टडी कर सकते हैं, और अपना जो आप लोगों का जो एक समय चल रहा है, बहुत बेकार समय जो चल रहा है हम सब का, उस बेकार समय में आप लोग एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।